वन। नमस्कार आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हैं पीयूष पुष्कर भैया। पीयूष पुष्कर भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पुष्कर भैया 2014 से दयाल सिंह महाविद्यालय के पास आउट रह चुके हैं। भैया कोग्निशो के एलम भी रह चुके हैं और समिति को शुरुआती दौर में भैया ने देखा है। भैया इसी के साथ अपने समय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के टॉपर भी रह चुके हैं और भैया सीएलसी में बेस्ट स्कॉलरशिप रघुवीर एस होनी के स्कॉलरशिप के भी से भी इनको सम्मानित किया गया है और अपने समय में कई सारी प्रतिष्ठित वादवादकर्ताओं में से भैया एक थे और भैया ने शिवाजी भोसले का जो प्रथम संस्करण है भैया उसकी विजेता भी रह चुके हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया इसी के साथ आपके साथ अब वार्तालाप करने हम जा रहे हैं, तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा भैया। तो आपने चूंकि हमारी समिति को कोग्निशो के आप एलम रह चुके हैं और समिति को अपने शुरुआती दौर में देखा है, तो आप कोग्निशो के बारे में क्या आपको क्या लगता है एक अंतर आया जो पहले था कोग्निशो और एक अभी है कोग्निशो, उसमें आप क्या क्या बताना चाहेंगे हमें? दयाल सिंह कॉलेज हमेशा से ही अच्छे डिबेटर प्रोड्यूस करता रहा है और कॉग्निशियो में भी उस समय खैर बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं वे में नहीं था। मतलब जैसे अगर कभी डिबेटिंग में एक्टिव रहने वाले लोग अगर उसमें आ गए हैं तो सोसाइटी बहुत अच्छी चलती थी, फिर कुछ समय के लिए सुसुप्तावस्था में चली जाती थी। लेकिन इंडिविजुअल डिबेटर्स दयाल सिंह हर समय अच्छा देते आया है और मतलब ऐसे इंडिविजुअल डिबेटर्स रहे हैं जो दयाल सिंह मतलब डीप डिबेटिंग सर्किट में जिनका एक नाम रहा है, बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, बहुत सारे डिबेट्स जीते हैं। एक सोसाइटी के तौर पे बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत कंटिन्यूटी नहीं हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो मुझे देखने को अभी मिल रहा है वो यही है, पहला कि एक कंटिन्यूटी है, एक स्ट्रक्चर्ड जिसके पास बहुत ज़बरदस्त मैन पावर है, उसके पास बहुत अच्छे डिबेटर्स की एक समूह है। और सेकंड कि एक नए विचारों के साथ हर समय डिबेटिंग सर्किट को नए किस तरीके से योगदान दे सकते हैं और जो डिबेटिंग सर्किट एक पारंपरिक तरीके से जो चलती आ रही है उसमें क्या कुछ नयापन लाया जा सकता है, डिबेट की पद्धति में क्या कुछ नयापन लाया जा सकता है, उस दिशा में काम करके सोचने वाले ऐसे जो डिबेटर्स हैं वो अब उस समिति के साथ जुड़े हुए, ये वो होता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो भैया इसी के साथ मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि भैया समिति को बहुत ज़्यादा मजबूत क्या बनाता है? उनके डिबेटर्स या उनके एलम या उनका कल्चर या वो कैसे खुद को एक तरीके से स्ट्रक्चर वे में चलाए आ रहे हैं, तो क्या एक समिति को बहुत स्ट्रॉन्ग करा है? ये मैं कोग्निशो के पर्सपेक्टिव से नहीं, ऑल ओवर ड्यू की जितनी भी समिति है उन सभी के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। मुझे लग रहा है तीन चीज़ में बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो जो वहाँ उस समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उस समिति में एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं, सबसे पहला वो कि वो कितने प्रतिबद्ध हैं उस चीज़ को लेकर, कितने कमिटेड हैं उस कॉज को लेकर जिससे वो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर डिबेटिंग है। तो वास्तव में क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए हैं ये, या वास्तव में वो इंटरेस्टेड हैं, तो और वो उनका चॉइस है। तो फिर अगर उससे आए हुए हैं तो अगर उनकी वो टीम बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से वो समिति एक अच्छा कार्य करेगी और फिर उसमें कंटिन्यूटी भी बनी रह जाती है। मतलब भैया एलम्स एक समिति को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब सेकंड जो है फिर वो है जो उनका एलुमनाई है। एलुमनाई बेस आपको हर समय उसका एक एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कभी भी आपको कोई इशू होता है, तो चूँकि आप जब भी आप बड़े डिबेट्स करवाते हैं कुछ ना कुछ इशू आने लगते हैं, फिर उसमें कभी ऐसे भी होता है कि दो बड़े डिबेटिंग जो सोसाइटीज़ हैं उनकी आपस में टकराहट हो जाती है, या फिर किसी अन्य कारणों से भी कुछ विवाद अगर आ जाता है तो वहाँ पर फिर एलुमनाई बेस आपको बहुत हेल्प करता है। इसी में एक प्रश्न है, अक्सर सर्किट में जैसे कि जो जैसे दयाल सिंह हो गया और बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय जिसके एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, उन समिति को हमेशा ये बोला जाता है कि जो उसके अध्यक्ष रहते हैं कहीं उनका डिसीजन काफ़ी इन्फ्लुएंस ना रहे, क्या उनका एलुमनाई ही पूरी समिति को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, चला रहा है। तो आप ऐसे टिप्पणियों में क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स अक्सर हम सुनने को मिलता है हमें, और ये एज अ सोसाइटी एक तरीके से इसका प्रो भी है और इसका एक कॉन भी है, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे भैया? मुझे ये मतलब मैं इसमें क्या हो सकता है दोनों विचार सही हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है, या जिस पद्धति को मैं फॉलो करता हूँ, कि सोसाइटी सिर्फ डिबेटिंग नहीं सिखाती है, सोसाइटी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देती है।
तो अगर एलुमनाई अगर बहुत ज़्यादा अगर हावी हो जाए तो वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो स्वतः डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कुछ में नहीं होती है, गाइडेंस भी एक चीज़ है, अगर गाइड अगर किया जाता रहे तो भी लीडरशिप डेवलप करवाया जा सकता है, लेकिन वो गाइडेंस कंट्रोल में कब कन्वर्ट हो जाता है इसका एक इशू है कि क्या आप रेगुलेट कर रहे हैं या आप कंट्रोल कर रहे हैं, और वो बहुत एक बारीक उसका अंतर होता है, बहुत बहुत वो एक महीन अंतर है। तो जब आप उस लक्ष्मण रेखा को जब क्रॉस कर देते हैं तो फिर उस सोसाइटी पे मतलब वो इंडिविजुअल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सोसाइटी शब्द में ही सोसाइटी है, ग्रुप कंट्रोल होना चाहिए, ग्रुप कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, और उस सभी के सहभागिता से वो चले। तो उसमें क्योंकि एक इंडिविजुअल लीडरशिप तैयार नहीं करनी है, सामूहिक लीडरशिप तैयार करनी है, तो इसलिए हर समय कि हमने अपने बैटन अगर आगे के अगर व्यक्तियों के मतलब ग्रुप के अगर हाथ में अगर दे दिया है तो उसका वो ग्रुप उसको कैसे चलाता है, और जब भी उसको मदद की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से मदद मांग लेगा। जी भैया। भैया अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपको पता है कि ड्यू का डिबेटिंग सर्किट ऑलमोस्ट इंडिया का टॉप डिबेटिंग सर्किट में से एक है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत है और यहाँ पर डिबेटर्स जो है वो जीतने को ही एक तरीके से सबसे सर्वोत्तम मानते हैं। तो आपके लिए इस डिबेटिंग सर्किट में सक्सेस का क्या पैरामीटर है, क्या किस चीज़ को आप एक सक्सेस मानेंगे डिबेटर के तौर पे, और क्या भैया आपके प्रोफेशन में भी डिबेटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई एक अच्छा डिबेटर है इसका बेहतर पैमाना ये है कि वो अच्छे ढंग से उसको रख पाता है अपनी बात को। एक तो ये क्योंकि स्वाभाविक रूप से डिबेटिंग है तो इलोक्वेंसी की बात आएगी, वो कितना वाकपटु है, लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण है कि उसका कंटेंट्स क्या है। जब वो बोलता है तो क्या सब लोग उसको सुनने को उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आपने डिबेट में या डिबेटिंग सर्किट से क्या सीखा है, इसका सबसे बड़ा पैमाना यही है कि जब आप 5 लोगों या 10 लोगों में जब आप बोलते हैं तो क्या बाकी लोग उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक डिबेटर जब तक उसको ये पता नहीं है कि सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है या फिर जो भी व्यक्ति उसके आसपास खड़ा है या खड़ी है, तो उसमें वो मतलब अपने बोलने में वो चीज़ वो लाए जिससे सभी लोग आकर्षित हो जाए, तो वो कंटेंट क्या वो उसको जनरेट कर पाने में सफल रहा है। जीत और हार मुझे लग रहा है कि डिबेटिंग मतलब का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ है। क्योंकि जब भी कोई दो अच्छी टीमें लड़ेंगी, जो अच्छे डिबेटर्स आपस में कॉम्पीट करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई एक टीम जीतेगी, कोई एक टीम हार जाएगी। तो इसलिए और बहुत समय ऐसी होती है कि बहुत अच्छी टीम हार जाए, लेकिन कभी भी वो पैमाना नहीं हो सकता है कि वो टीम खराब टीम है क्योंकि वो हार गई है। तो इसमें तो ये है कि क्या वास्तव में जो वो डिबेटर हैं, जब वो फिर जब अलग फोरम पे होते हैं, एक जब न्यूट्रल फोरम पे होते हैं, तो वास्तव में वो चीज़ उनके व्यक्तित्व से वो झलकती है या नहीं झलकती है कि ये एक डिबेटर है। क्योंकि डिबेटर अपनी बात को प्रेजेंट जिस हिसाब से करता है, जिस कंटेंट के साथ वो आता है, ये स्थापित करता है कि वो वास्तव में कितना सक्सेसफुल है या कितना अच्छा वो खुद को इम्प्रूव कर पाया। क्योंकि डिबेटिंग जो है वो सिर्फ मतलब जीत हार से परे एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेल्फ इवॉल्व करने में आपको बहुत मदद करती है, आपको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने में बहुत मदद करती है। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का सवाल है, जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग था, तो मुझे लगता है इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मुझे खास करके पार्लियामेंट्री डिबेट ने बहुत हेल्प किया। क्योंकि जो क्रॉस जो आप करते हैं, मतलब जैसे मैं प्रोफेशन में जब क्रॉस करता हूँ, जब भी मैं अगर क्रिमिनल मैटर अगर करता हूँ तो उसमें, और जब मैं पार्लियामेंट्री डिबेट जब मैं करता था उस दौरान मुझे बहुत ही समानता दिखती है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या किस तरह से आपको प्रश्न करने, किस समय आपको उस तरह के प्रश्न करने चाहिए, आपके चेन कैसे क्वेश्चन के फॉर्म होने चाहिए। तो ये सब कुछ अभी मुझे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और डिबेटिंग में आपकी शैली क्या बोलने की होनी चाहिए, उसमें ठहराव कितना होना चाहिए, आप जो बात कन्वे करना चाहते हैं क्या वास्तव में आप सामने वाले को कन्वे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब अभी मैं आर्ग्यू करता हूँ मैटर, तो उसमें फिर वो हमें हेल्प करता है कि भाई चूँकि एक एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैं किस तरह से अपनी बातों को रखूँ, तो निश्चित। और जो पूरा कोर्ट प्रैक्टिस है, जो एडवोकेसी है, वो तो यही है
कि एक इंडिविजुअल जज वहाँ पर है, उसके सामने आप अपने केस को कितना बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं और फिर उसको कितना कन्विंस आप कर लेते हैं कि आपका जो स्टैंड है वो क्यों सही है। तो दोनों हिसाब से कि मतलब जो हम प्रश्न उत्तर जो आपका राउंड होता है उसमें जो आपकी प्रैक्टिस है और साथ ही साथ जो आपकी मेन डिबेटिंग जो फॉर्मेट है उसमें जो आपकी एलोक्वेंसी है, दोनों ही मेरे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करती है। जी भैया, इसी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि आपके प्रोफेशन में जो कि एडवोकेसी है उसमें बहुत हेल्प किया आपका पार्लियामेंट्री डिबेट में, तो हम सर्किट में अक्सर ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा देखते हैं, ये किस हद तक सही है किस हद तक गलत है ये नहीं पता, पर र्यूमर्स ऐसे होते हैं कि अक्सर लोग जो है पार्लियामेंट्री डिबेट को बहुत ऊपर मानते हैं और कन्वेंशनल डिबेट को थोड़ा मतलब मानते हैं कि पार्लियामेंट्री डिबेट में लोगों का ज़्यादा फायदा होता है, तो आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, मैंने आपको दोनों बातें कही। क्या है कि जो कन्वेंशनल डिबेट है, ऐसा नहीं रहा है कि उसमें मतलब कंटेंट में के साथ डिबेट करने वाले लोग नहीं रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए दो बहुत अच्छे वक्ता हैं, दोनों एलोक्वेंट हैं, तो उस केस में फिर ये देखा जाता है कि किसका कंटेंट्स अच्छा है। फिर ये और कंटेंट्स की जब बात आएगी तो बात आएगी रिसर्च की कि कितना वो पढ़ कर आया है या उसको कितनी जानकारी है। फिर जब उसे काउंटर क्वेश्चन किया जा रहा है तो उस समय वो उसका किस तरह उत्तर दे रहा है, उसको किस तरह डिफेंड कर रहा है अपने पॉइंट को। यही चीज़ तो फिर एडवोकेसी का भी पार्ट है कि एडवोकेसी में जजेस जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपको किस तरह उसको आप रिस्पॉन्ड करती हैं। जो पार्लियामेंट्री डिबेट का क्या है कि चूंकि उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं और एक कन्वेंशनल डिबेट में आपको 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट जो भी जिस तरह का फॉर्मेट रहे आपको उतना समय मिलता है, और दूसरा एक तरह से वो मोनोलॉग होता है कि आप जाते हैं अपना जो आपने बहुत पहले आपको टॉपिक दिया गया होता है, आप उसको रिसर्च करके कंटेंट्स तैयार करते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, बोल देते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन फिर आप संभाल भी सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप अपना पक्ष पहले बोलते हैं, फिर एक टीम गेम है, तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। दूसरी बात, वो टॉपिक भी आपको तुरंत तैयार करने के लिए बोला गया है, तो इसमें यह भी देखा जा रहा है कि आपका नॉलेज का स्तर क्या है। तो एक डिबेट में आपके सारी मतलब हर राउंड आपको फेस कर रहे हैं आप, मतलब जो भी क्वालिटीज है सभी आपका स्टेक पे है। तो आपका रिसर्च कितना अच्छा है, आप कितनी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आपका कंटेंट कितना अच्छा है, ये दिखाता है कि आप 5 मिनट या 10 मिनट उसको तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकती हैं। फिर आप कितना अच्छा बोल के उसको रिप्रेजेंट कैसे, मतलब आपने मतलब अपने टीम को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और खुद को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। तीसरा कि फिर आप अपने पार्टनर को उनके साथ कैसा आपका एक कोलैबोरेशन है, आप कैसे दोनों एक साथ एक सामूहिकता में कैसे उसको रख रहे हैं। फिर जो आपने पॉइंट अपने रखे, फिर जो क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा तो फिर वास्तव में आप उसको डिफेंड कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं, तो जो आपकी अब मतलब जो आपका नॉलेज है वो भी अब टेस्ट हो रहा है। फिर आप उस क्वेश्चन आंसर राउंड में क्या आप क्वेश्चन को डक कर रही हैं, क्वेश्चन का जवाब दे रही हैं, कैसे जवाब दे रही हैं, क्या घुमा रही हैं या सीधे उस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, फिर किस तरह तो, और फिर फाइनल जब आप सब कुछ को जब समाप्त करती हैं, तो ये सारा चीज जो है वो एक मतलब पैकेज की तरह है। इसलिए पार्लियामेंट्री डिबेट जो है उसको इसलिए एक अच्छा मतलब एक डिबेट का स्तर उसको माना जाता है क्योंकि आपका जितनी विधा है डिबेट की वो सभी उसमें एक साथ वो पैकेज बना के आपके पास रखा हुआ है, इसलिए उसको ऐसा मानते हैं। जी भैया, बस इसी पे आपको मैं अगला प्रश्न पूछूंगी। जैसे आपने इतनी सारी बारीकियां बताई, तो आपको क्या लगता है कि सर्किट जो ओल्ड टाइम डिबेटर्स रहे और जो न्यू टाइम आप अभी थोड़ा एजिंग वगैरह करने चाहते हो, तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है? ऐसा सर्किट का इवोल्यूशन कैसा हुआ, क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और आप एक क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं डिबेटर्स में? देखिए, क्या है कि सोसाइटी या फिर अगर इन जनरल मैं अगर कॉलेज की ही बात करूं तो जो बच्चे आ रहे हैं वो मार्च से नहीं आ रहे हैं, ये इसी सोसाइटी से आ रहे हैं। और उस सोसाइटी में आप अस्तर ये देखिए कि आज आपके पास अगर गूगल पे आप कोई न्यूज़ खोलेंगे तो उस पर लिखा हुआ रहता है 4 मिनट्स रीड। क्यों लिखा हुआ है वो 4 मिनट्स रीड? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये 10 मिनट का अगर रहेगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो जो हमारा कंसंट्रेशन का लेवल है वो दिनों दिन कम होता चला जा रहा है। जो हमारी न्यूज़पेपर पढ़ने की जो एक डेली हैबिट थी वो खत्म होता चला गया। तो हम जो एक अवेयरनेस है, अब हमारा अवेयरनेस का सोर्स क्या हो गया है, वो हो गया है ट्विटर, वो हो गया है इंस्टाग्राम, वो हो गया है व्हाट्सएप। तो जब हमारा अवेयरनेस का जो सोर्स है
वो इस तरह का है जहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब देखेंगे आपकी कोई न्यूज़ ऐसा आ रहा है जिसकी मतलब जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, अब लोग उस पर विश्वास फिर करने लग रहे हैं। तो एक तो जो इस तरह की जो न्यूज़ है, जो सामग्री है, उसका एक आना, दूसरा जो मेन सोर्स है जिस पे हम रिलाई कर रहे थे, उस सोर्स के वैल्यू का डिमिनिश होना, और तीसरा जो कंसंट्रेशन का लेवल जो दिनों दिन नीचे जा रहा है, तो हम कंटेंट्स क्रिएशन पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। तो ये एक आपको समाज के स्तर पे भी देखने को मिल रहा है। सेम वही चीज़ डिबेटिंग सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो पहले के जो डिबेटर रहे हैं उनके पास, जैसे अभी आपको जब आप कोई डिबेट आता है आप बोलते हैं मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, उसमें ये इशू ही नहीं हुआ करता था। मोबाइल को यूज बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई करता था, क्योंकि सबके पास इतने कंटेंट्स रहा करते थे कि कभी भी किसी टॉपिक पे डिबेट कर लें, उसे मोबाइल का यूज वैसे ही नहीं करना पड़ता। तो भैया उस समय क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता था आपको, मतलब एक प्रॉब्लम जो आपको लगता था कि पहले वो था प्रॉब्लम और अब नहीं है, बट पहले फिर भी बेटर था सिचुएशन? इसको दो स्तर पे देखते हैं। जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम उसको ना कहें, ये कहें कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। पहले पार्लियामेंट्री डिबेट इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुआ करती थी, तो आपको डिबेटिंग का कम अवसर मिला करता था। वर्तमान समय में डिबेटिंग के अवसर बहुत ज़्यादा है। पहले प्राइज मनी नगण्य हुआ करती थी, नहीं के बराबर हुआ करती थी, बहुत कम प्राइज मनी में ही डिबेट होते थे। अब प्राइज मनी बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि आकर्षित भी करने वाले, मतलब जो नए डिबेटर्स को आप उसके प्रति आकर्षित करेंगी, और साथ ही साथ अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको एक पारितोषिक की तरह भी है। लेकिन जो डिबेट की क्वालिटी है, जो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसमें निश्चित रूप से उसमें गिरावट आई देखने को मिल रही है। जो पहले के डिबेटर्स थे उसमें जैसे अगर आपको कम से कम 5 टीम 6 टीम बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी, इतने टीम तो अच्छे होंगे ही होंगे। अब बहुत समय फाइनल राउंड तक लगता है कि कोई टीम ही अच्छी नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक ट्रांजिशन जो है ये एक चिंतनीय है। और ये डिबेटिंग सर्किट का मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक समाज के तौर पे भी, एक समाज में भी जिस हिसाब से जो जिसको आज हम जेन जी बोलते हैं, तो उनका जो ज्ञान है या उनकी जो ज्ञानोपार्जन की जो एक प्रतिबद्धता है, उसकी जो एक उसके प्रति उसका एक लगाव है, वो भी दिनों दिन कम होता जा रहा है। उसको लग रहा है कि शॉर्टकट कैसे, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट कैसे हो सकता है, या किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट कैसे हो सकता है। तो जैसे चैट जीपीटी आने के बाद तो अब लोग और भी काम करना उन्होंने बंद कर दिया, सीधे उस पर डालते हैं प्रोपोजिशन और वो तुरंत सब कुछ बना के दे देता है। अब लोग उस पर डिलाई करने लगे हैं। अगर मैं लीगल फील्ड के बारे में बात करूँ तो वो बहुत फैटल है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक लॉयर थे, उन्होंने चैट जीपीटी से केस लॉज ढूंढ के निकाल के कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया, और वो एक भी केस एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में। चैट जीपीटी ने खुद से ही वो केस जो है उसने अपने फैक्ट्स क्रिएट कर दिए। नाम तभी सेम था, लेकिन उस ईयर में वैसे कोई जजमेंट नहीं थे, ना ही वैसा उसका कोई फैक्ट्स था, कुछ नहीं था, वैसा पैराग्राफ था, उसने खुद से कोट कर दिया था। जी भैया, तो इसी में एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, तो पहले आप लोग का रिसर्च का टेक्निक क्या हुआ करता था कि आप लोग कैसे डिबेट के लिए प्रिपेयर करके जाते थे? हम सिर्फ डिबेट के लिए प्रिपेयर नहीं करते थे, हम जो पढ़ने के लिए मतलब जो हम पढ़ाई करते थे, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस के मान लीजिए पढ़ाई करी, तो पॉलिटिकल साइंस में चाहे वो IR पे जितनी बुक्स हो, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी की बुक्स हो, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो बुक्स हैं, लगभग मैंने सारी किताबें पढ़ी। तो मतलब लाइब्रेरी में बहुत से कम ऐसे बढ़िया कोई किताब ऐसे बच गई होगी जिसपे हमने हाथ ना रखा हो, जिसको हमने शायद पढ़ा ना हो। बहुत अच्छी बुक हमने पढ़ी थी। तो वो एक, और पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट भी ऐसा है जो आपको एक ओवरऑल आपको एक पैकेज की तरह मतलब नॉलेज देता है, तो उसका भी एक एडवांटेज मिलता था, प्लस न्यूज़पेपर प्लस बाकी चीज़ें। तो उस समय सेल्फ स्टडी, और दूसरी बात की मतलब जर्नल मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर बुक्स क्लासेस, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था। आप उसको लेकर, और एक अंदर से एक उसके लिए प्रतिबद्धता थी कि भाई पढ़ के मतलब जितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर हो सके उतना नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। तो उसी के थ्रू पूरा नॉलेज, मतलब नॉलेज का वही एक सोर्स हुआ करता था, और मुझे लग रहा है बेसिक सोर्स है, बेस्ट सोर्स है।
जी भैया, तो इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपको पता है कि कोग्निशियो जो है वो एकत्वदर्शी श्री आदि शंकराचार्य की पीढ़ी करवा रहा है, जहाँ वो पूर्व के डिबेटर्स को बुलाना चाह रहा है कि वो आए और सर्किट का फिर से मार्गदर्शन करे। तो कोग्निशियो की इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या राय है कि बहुत एक अच्छी इनिशिएटिव है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप कोई भी अगर एज अगर जाता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई सीनियर डिबेटर अगर एज के तौर पे जा रहा है, तो जिस समय वो अपना फीडबैक देता है, तो जो टीम हारी होती है या हार रही होती है, उसका ध्यान इस पे रहता है कि अच्छा इसमें से कौन से प्रश्न पूछ देने हैं इनसे जी भैया, कि मैं क्यों हारा। तो उस समय जो वो टीम होती है उसका मेंटल पोस्चर इस तरह से होता है कि अपने को प्रश्न करना है कि आपने मुझे हराया क्यों है। तो मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी एक डिफेंसिव मोड में होते हैं, मतलब जो एक ओपन माइंडसेट जब वहाँ पर होता है। खैर मैंने बहुत कम अपने केसेस में देखा है, जिन केसेस मैंने एज किए हैं, अब तो बहुत नहीं समय मिलता है तो बहुत कम जगह जाना होता है, लेकिन ये एक कॉमन पैटर्न है वैसे कि जब भी आप दूसरा जब आप डिबेट कर चुके होते हो उस समय बताना, तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी जब भी कोई डिबेटर अगर डिबेट कर चुका होता है तो उसको लगता है मैं ही जीत रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से उसको सुनता है, उसके सुनने का भी एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन जब वो देखेगा कि सामने वाला डिबेट कैसे कर रहा है या फिर जो हमें एज करते हैं वो डिबेट कैसे करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी शैली भी उसको सीखने को मिलेगी कि डिबेट में बोला कैसे जाता है, उसके लिए एटिकेट्स क्या होने चाहिए, जब आप डिबेट करते हो फिर उसमें डेकोरम क्या मेंटेन करनी है, जी भैया, आपका बिहेवियर कैसा होना जी चाहिए, भैया, एजेस के साथ आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, तो और या फिर आपका प्रिपरेशन का स्तर क्या होना चाहिए, आपको कितना पढ़ना चाहिए, तो ये सब कुछ उसको सीखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से बहुत एक सराहनीय प्रयास है ये, और इससे डिबेटिंग सर्किट को लॉन्गर टर्म में एक बहुत फ़ायदा होगा। एक तो इसलिए कि जो बच्चे वहाँ पर आएंगे वो उससे सीखेंगे, दूसरी बात ये एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसको और भी सोसाइटीज उसको अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने एलुमनाई से डिबेट अगर मान लीजिए ट्रेनिंग के लिए उसको बुला रहा है या बुला रही है, तो उस एलुमनाई को वो डिबेट करते हुए नहीं देख रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एक डिबेटिंग सोसाइटी का, अगर ऐसा मैं मानता हूँ कि कुछ डिबेटिंग सोसाइटी का एक फिक्स पैटर्न है डिबेट करने का, जी भैया, तो फिर वो उसके बियॉन्ड भी फिर वो नहीं जा पाएंगे, तो वो एक्सप्लोरेशन जो है, जो एक्सपोजर है, वो फिर उनको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरह के डिबेट कराने का हर समय सोसाइटी को मतलब एक लार्जर रन में बेनिफिट है, और डिबेटिंग सर्किट को इससे ज़्यादा बेनिफिट है। जी भैया, तो मतलब इसमें एक और सिस्टम है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें पॉइंटर सिस्टम है। जो भी ऐसे दल है सर्किट के जिनके पास बहुत एक्कोलेट्स है, जो अपने समय में बहुत प्रतिष्ठित रहे, बहुत सारी पीडीज जीती है जिन्होंने, तो हम उनको भी एक मौका दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब दो बेस्ट टीम्स आपस में भिड़ेगी तो क्या निकल के आ सकता है बेस्ट चीज़? देखिए क्या है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये डिबेट तो कहने के लिए है, ये वास्तव में एक तरह से एक एग्जाम्पल की तरह रहेगा कि डिबेट ऐसे करना चाहिए। दो अच्छी टीम जब डिबेट करती है तो उसके और अच्छे परिणाम आते हैं, जी, मतलब उसमें सीखने को और ज़्यादा अच्छा मिलता है जी, कि एक पक्ष ने ऐसा अगर अपने पॉइंट को इस तरह रखा है तो दूसरे पक्ष ने उतनी ही अच्छी क्वालिटी से इसका एक काट दिया है, उसका काउंटर किया है। तो स्वाभाविक तौर पे जो देखने वाले हैं उनको ये समझ में आएगा कि अगर कोई एक टॉपिक जिसको वो ये मान रहे थे कि ये पक्ष की तरफ टिल्टेड है या यह विपक्ष की तरफ टिल्टेड है, उसको आप अपनी वाक्पटुता, अपने ज्ञान से किस तरह से अपने तरफ झुका सकते हो, या जो डिबेटिंग टेक्निक है उसका यूज करके, जैसे वो हम उसके डेफिनेशन को लिमिट कर देते हैं, या फिर हम सदन उस तरह से बनाते हैं अगर सदन ना दिया अगर हो तो जो डेफिनेशन है फिर उस पर हम किस तरह से काम करते हैं। तो ये सब सीखना कि उसको फिर अपने तरफ कैसे लाया जाता है, और जब वो अपने तरफ ला भी लेता है तब भी दूसरी पक्ष उसको कितनी आसानी से फिर संभाल लेती है। जैसे आप बैडमिंटन जैसे आप इनिशियल डेज में खेलते हैं, किसी को ऐसे लोकल आप खेलते हुए देखें तो आप देखेंगे कि एक अगर तेज शॉट मारा तो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर आप वही ओलंपिक का बैडमिंटन का गेम देखिए, नीचे गिरते गिरते भी उठा लेता है वो। तो ठीक यही वहाँ पर मतलब इस तरह के डिबेट जब होंगे तो उसमें हाँ कि नेक टू नेक चलेगा, उसको ये देखने को मिलेगा कि संभाला कैसे जाता है। डिबेट में ये भी एक कला है कि क्योंकि जिसको ओपनिंग करने को मिलेगा तो वो हो सकता है अच्छा ओपनिंग कर ले, क्योंकि उसका एक बेहतर ऑप्शन है, उस टाइम खुला हुआ मैदान है,
वो आए और एक बहुत अच्छी ओपनिंग करे, लेकिन फिर उसका काउंटर कैसे हो, फिर उसको क्वेश्चन राउंड में फिर कैसे टैकल करना है, तो ये सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा एक अवसर होगा सीखने के लिए, सभी के सीखने के लिए, और सारे पूरे डिबेटिंग सर्किट को प्रॉस्पर करने के लिए। जी भैया, तो जो 8 दल जो इस वैचारिक रण में उतर रहे हैं, आप उनके लिए क्या एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से अगर वास्तव में वो निकाल के अगर आ रहे हैं, और सिर्फ इस मकसद से उनको, क्योंकि मतलब उनको इसलिए तो आना नहीं है कि उनको प्राइज जीतना है या कुछ करना है, वो इस मकसद से आ रहे हैं कि वास्तव में वो भी ये चाहते हैं कि डिबेटिंग सर्किट में जो चीज़ें अभी ठीक अब नहीं हो रही है उनके हिसाब से, या फिर सामूहिक जो एक विचार है, तो वो कैसे उसमें सुधार लाया जाए, उसमें उनको कैसे बताया जाए कि आप ऐसे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक सिखाने का जो एक सार्थक प्रयास है, मुझे लग रहा है कि ये एक सराहनीय कदम है। और जो कॉग्निशियो को वो अगर अपनी मदद अगर इस हिसाब से अगर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके मन में जो ये सर्किट, इसका मतलब है कि वास्तव में वो सब ऐसे डिबेटर हैं जो डिबेट से प्यार करते हैं। जी कि उनकी रुचि जो है वो वास्तव, मतलब जो मैं सबसे पहला जो स्टार्ट जहाँ से किया था कि वो डिबेट बाय चॉइस कर रहे हैं, वो ठीक इसके वो एग्जाम्पल्स हैं, उसके उदाहरण हैं कि वो चाहते हैं कि डिबेटिंग सर्किट और बहुत अच्छा हो, जो यंग डिबेटर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छा डिबेट करें, वो अच्छे सीखें, अच्छे ढंग से वो अपने लाइफ में भी वो ग्रो करें, प्रॉस्पर करें। तो उनकी जो सोच है वो डिबेटिंग सोसाइटी के लिए या डिबेट इन जनरल वो बहुत ही सराहनीय है, और निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है। बाकी जो बाद के भी जो डिबेटर्स फिर आएंगे, जो हो सकता है अगर कोई दूसरी सोसाइटी करे वहाँ पर फिर जो लोग जाएंगे, तो उनके लिए एक उदाहरण के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। वे सर्किट में ये बहुत पहली बार हो रहा है, ऐसा कुछ सर्किट में कभी हुआ नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म कभी ओल्ड डिबेटर्स के लिए कभी बना नहीं कि वो आके केवल एक दिन के लिए करें। तो कोग्निशियो एज ए सोसाइटी के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग है, हर एक पड़ाव इसके लिए कि हम किसको बुला रहे हैं, किसको कौन रजिस्टर कर रहा है, रजिस्ट्रेशन से लेके कंटेंट जो जा रहा है, जो उसकी मार्केटिंग हो रही है, जिसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आप कोग्निशियो एज अ होस्ट को क्या एक राय देना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज़ को कंडक्ट करे आगे, ताकि वो चीज़ें स्मूथ जाए? सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि ये सोच ही, मतलब एक ऐसी सोच थी जो निश्चित रूप से उसके लिए कॉग्निशियो पूरी जो टीम है वो मतलब उसको साधुवाद है कि ये खुद में ही एक सोचना एक हिमालयन हरकुलियन टास्क है जी भैया। कि ही सारे डिबेटर को जो कि अलग अलग जगह चले गए हैं उन सबको बुलाना, तो लॉजिस्टिक इशू हो सकता है, कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, तो उसको फिर बार बार किसी एक व्यक्ति को फॉलो अप करना, फिर जो एजेस भी जो आ रहे होंगे फिर उनको ये कन्विंस करना कि भाई अपने व्यस्ततम समय से भी निकाल के आप आइए, तो डिबेटर को बुलाना, पूरे एजेस को बुलाना, फिर पूरे सर्किट को इनवाइट करना कि हम इस तरह का कुछ कर रहे हैं, मतलब सभी को देखना चाहिए, सभी को आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कॉग्निशियो इसमें लीड कर रहा है भले ही, लेकिन एक डिबेटिंग पूरे सर्किट का एक सामूहिक कार्यक्रम है। जी भैया, बिल्कुल। कि इसमें सब लोगों की सहभागिता होगी, क्योंकि इसमें तो ठीक है एक वेन्यू है वो, जी और अब जो जिसका वेन्यू है तो उस टीम को लीड करना है, तो इसलिए वो अरेंजमेंट देख रही है, लेकिन एक सामूहिकता इसमें पूरी सर्किट की होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्रयास है जिससे सभी को इससे फायदा है, और जो भी डिबेट को चाहने वाले होंगे वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि डिबेट का लेवल अच्छा हो जाए, अच्छा और लोग डिबेट करें, एक अच्छी कंपटीशन हो, जिससे कि सेल्फ एवोल्यूशन का जो एक प्रक्रिया है उसमें और सुधार आ जाए, वो और अच्छा हो। तो इसलिए मुझे और फिर इतने बड़े आयोजन को एक जगह लाना और फिर उसको करना निश्चित रूप से बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, और मुझे विश्वास है क्योंकि कॉग्निशियो का सब बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, एक साल में मल्टीपल डिबेट्स कराना, अलग अलग फॉर्मेट्स का डिबेट कराना, न्यू कमर्स एक्सपीरियंस, पता नहीं कौन कौन से, मतलब 3-4 डिबेट अब होता है, तो इतने सारे डिबेट मैनेज अगर कॉग्निशियो कर रही है तो निश्चित रूप से ये भी मैनेज कर लेगी। और चूंकि जो पार्लियामेंट्री डिबेट आप लोग कराती हैं तो फिर वो तो और 2-3 दिन का लंबा वो डिबेट खींचता है, तो उस समय तो और बहुत ज़्यादा वो एक टास्क होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है टफ टास्क है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन होने के बाद जो बाकी अरेंजमेंट है वहाँ पर तो कोई शायद दिक्कत नहीं है, तो मेन वही है कि कोऑर्डिनेशन ठीक से रहे, खुद ही स्वाभाविक रूप से। लेकिन मुझे लग रहा है खैर उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसलिए समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जो ये विचार है ये इतना अच्छा, इतना सुंदर विचार है कि
इसमें जो भी इसको सुनेगा वो खुद ही इसको आत्मसात करके उसके साथ जुड़ जाएगा। जी भैया, तो स्वाभाविक रूप से उसमें आपको उतने हैंड्स और बढ़ जाएंगे, तो जी, आपको जी। करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जी भैया। तो वो बस इनिशियल कोऑर्डिनेशन की थोड़ी बहुत समस्या जो है वो कुछ समय के लिए रहेगी, लेकिन जो जो डिबेट नज़दीक आ जाएगा तो वो सारी समस्या ठीक हो जाएगी। भैया एक और प्रश्न है इसलिए मेरा आपसे कि इस पूरे इवेंट को लेके हम पूरी ड्यू सर्किट को इनवाइट करने वाले हर समिति के अध्यक्ष हैं, उनको एक लेटर जाएगा। हम अपने रिसोर्सेज देखेंगे हमारे पास कितनी सीटिंग कैपेसिटी है। तो आप सर्किट के लिए क्या एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे इस इवेंट को लेके? यही मैसेज है कि इस तरह की मतलब इस तरह का जो प्रयास हो रहा है उसमें निश्चित रूप से सभी को अपनी सहभागिता देनी चाहिए, और जो एक ये सीखने का सार्थक एक प्रयास किया जा रहा है उसको सभी को उससे लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। और ऐसे डिबेटर को जिसको आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, और हो सकता है भविष्य में अगर इस तरह के अगर आयोजन अगर ना हो तो शायद आप उनको देखे भी ना, तो और यह हो सकता है फिर दूसरी बार कोई दूसरी टीम आ जाए, ये टीम ना आए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा अवसर है जो न भूतो न भविष्यति वाला बात है कि शायद पहले इस तरह का कभी कोई आयोजन हुआ नहीं, शायद हो सकता है आगे इस तरह का आयोजन न हो, या अगर आयोजन हो तो वो शायद वो टीम ना रहे। तो इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उससे लाभान्वित होना चाहिए, उससे जितना सीख सके उतना सीखना चाहिए, क्योंकि दरअसल जब भी आप अभी एक यूनिवर्सिटी में हैं, सीखने का ही प्रयास के लिए हम सभी यहाँ पर हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने खुद को और अच्छे ढंग से हम खुद को अच्छा बनाए, इसके प्रति मतलब इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके प्रति हमारा जो कन्विक्शन है वो है। तो निश्चित रूप से उसमें इस तरह का कार्यक्रम जो उसमें जितना हम सहभागिता अपनी देंगे उतना हम लाभान्वित खुद को करेंगे। तो यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और जो कार्यक्रम है उसमें भैया हमारे अधिनिर्णायक के रूप में प्रस्तुत रहेंगे उस इवेंट में, तो आप भैया को उस दिन भी देखेंगे। तो इसी के साथ भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इवेंट में भी आ रहे हैं, और हमारे साथ अभी आपने जो भी इंटरव्यू किया, निश्चित तौर पे सर्किट को भी पूरे पॉडकास्ट के जितने भी प्रश्न से उससे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वो निकाल पाएंगे। और फिर से भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।